नमस्कार। आज के हमारे खास मेहमान है प्रवेश वफा, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ विंग के। प्रवेश जी, आपका स्वागत है। एक बड़ी रैली आप रविवार को करने वाले हैं, जिसको महबूबा मुफ्ती जो प्रदेश की अध्यक्षा हैं वो एड्रेस करने वाली हैं। क्या ज़रूरत पड़ी आपको? अदरवाइज आप फोकस करते थे पीर पंचाल और चिनाब वैली पर, अब आप जम्मू को भी फोकस करने लगे हैं। क्या कारण लगता है आपको? सर, फोकस पीर पंजाल और कश्मीर रीजन तो रहा है। आपको याद होगा कि मरहूम मुफ्ती सैयद ने हमेशा जो गर्मी के दिन हैं वो भी जम्मू के अंदर ही गुजारे और जम्मू के अंदर अच्छी लीडरशिप उन्होंने लाई और उन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर और ख़ासकर लद्दाख को अलग नहीं समझा। हमने हमेशा एकजुट रखा और इसी वजह के साथ कि हम जम्मू को अलग नहीं छोड़ सकते। जम्मू भी एक हमारी रियासत का हिस्सा है और कश्मीर भी और लद्दाख भी। तो हम तीनों खित्तों को एक साथ में मिला के कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ में चले। प्रवेश जी, पहले प्लानिंग थी आपकी कि जेडीए की उस पार्क में किया जाए जहां पे अमित शाह ने इससे पहले, इस दौरे से पहले वहां रैली को संबोधित किया था। चेंज वेन्यू को क्यों चेंज करना पड़ा? क्या तादाद कम हो गई थी? नहीं सर, तादाद की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसने परेड ग्राउंड के अंदर भी जलसे किए, वहाँ पे भी रैलीज प्रोग्राम की, दशहरा ग्राउंड के अंदर 2 दफ़ा प्रोग्राम किए। तो अगर वेन्यू की अगर परमिशन हो जाती तो हम वहाँ पे भी प्रोग्राम करने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो मुफ्ती सैयद को देख के चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। जो उन्होंने एक तंजीम को तैयार किया है तो उस तंजीम के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं और वो लोग आज भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ शाना बेशाना चलते हैं और जुड़े हुए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर लीडरों की बेशक मैं कहता हूँ कि कमी आई होगी, वर्कर्स की कोई कमी नहीं है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कहा जाए कि आपको अनुमति नहीं दी गई सरकार की तरफ से। सरकार अभी भी इंटरफेयर कर रही है। आज लीडर्स होते हैं, उनका एक फैसला होता है, कोर कमेटी बैठती है, तो जो उनका फैसला होता है उसे सारे पार्टी वर्कर्स तस्लीम करते हैं। तो हम लोगों को भी कोशिश रहती है कि जो भी अगर हम पब्लिक रैली करें वो अच्छे से करें। प्रवेश साहब, रैली कामयाब हो इसके लिए क्या कसरत की जा रही, क्या एक्सरसाइज की जा रही है? सर, रैली कामयाब के लिए आपके पास वर्कर्स हैं। जब तक आपके पास वर्कर है तो पार्टी कोई ख़त्म नहीं होती और रैली जो है वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कामयाब होगी। हालांकि उस दिन ईद मिलादुन नबी भी है और ईद मिलादुन नबी का जुलूस जम्मू के अंदर बड़े पैमाने पे निकलता है। फिर भी हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये रैली अच्छे से होगी। क्या सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट को कंसंट्रेट किया जा रहा है या पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, सांबा, नहीं, कठुआ? ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू और सांबा की है। जी, क्या लगता है कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट रहेगा? पहली बात तो यह है कि अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान पहाड़ी भाषी लोगों को आश्वस्त किया है कि उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा और ये दोनों पॉकेट, खासतौर पर पुंछ और राजौरी ट्विंस डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पीडीपी का एक दबदबा रहा है, वहाँ पे पीडीपी का एक स्पेस है पीडीपी के पास। क्या उससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान होगा, जो घोषणा अमित शाह ने की है? सर, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये घोषणा करने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में उतना ही फ़र्क है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट के अंदर डालने की बात कही थी। जी, ये उसी तरह से है। अगर इन्होंने कहा है कि एसटी खसूसन तौर से जो एक तबका है गुजर और बकरवाल, इनका हिस्सा बिल्कुल कम नहीं होगा। अगर इनका हिस्से में अगर 1% की भी कमी नहीं आएगी तो आप इनको एलिजिबल किस बेसिस पे करेंगे और किस तरह से करेंगे? क्योंकि अभी जो एज एन पॉलिटिकल सीट्स हैं जो रिजर्व्ड हैं खसूसन तौर से एसटी के लिए, जी, तो क्या इनके लिए नई सीट्स को आप रिजर्व करोगे? कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी को तो नुकसान जो है वो सहना पड़ेगा। तो जो खासूसन तौर से गुज्जर और बकरवाल है ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और अगर ये इनका हिस्सा काटते हैं तो एक मुझे लगता है कि जो गुज्जर बकरवाल एक कम्युनिटी है वो एक बड़े पैमाने पे एक आंदोलन ज़रूर करेगी इसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से घोषणा की गई है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो नुकसान होगा। गुज्जर कम्युनिटी, बकरवाल कम्युनिटी इनायड हो जाएगी बीजेपी से। नॉइड होने की बात नहीं है सर। एक पॉलिसीज आप एक एसटी को लेके चल रहे हैं। हमारी रियासत के अंदर इस एसटी से भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। जी,
जो रियासत के अंदर अगर मुझे खुशी होती कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे एक भी बात करते जिसके अंदर हम ऑल इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे आए हैं जी। फर्स्ट नंबर हरियाणा और सेकंड नंबर पे हम लोग आए हैं जी। और उसके बाद में खुशी होती है अगर जो पीएचई डेली वेजर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे दी सर्विस, लोगों को सर्विस देते देते, अगर उनके बारे में कोई बात करते, या हमें खुशी होती कि अगर हमारे जो खसूसन तौर से हमारे हक हुकूक हमसे छीने गए थे उनके ऊपर कोई बात होती, हमारी रियासत को लेके कोई बात होती तो हमें खुशी होती। बट इन्होंने बात रखी हमेशा 3 परिवारों की, और 3 परिवारों में से ये शायद कौन से 3 परिवार या किसको लेकर ये टारगेट कर रहे थे। मैं गिना देता हूँ आपको, आप संक्षेप में गिनाते जी, रहिए। जी, 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 मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार, ये 3 परिवारों का बिल्कुल नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बता बिल्कुल बिल्कुल सर, उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है। बट इस अच्छी बात के अंदर मुझे भी बताइए कि एक हिस्सेदारी इनकी भी जरूर रही है। 70 साल जो गिनवाते हैं जी, इस 70 साल के अंदर यही लोग थे जिनकी साथ में गवर्नमेंट भी रही, और इस 70 साल के अंदर आप देखिए मुफ्ती सैयद का कितना टर्नओवर रहा और महबूबा जी का कितना टर्नओवर रहा जी, वो भी आप देखिए, फिर 70 साल गिरी है जी। उस तरह से नहीं रखिए आप के 70 साल ये नहीं 3 परिवार। मुझे बताइए आप गिन के किस तरीके के साथ ये मुफ्ती सैयद को और महबूबा जी को गिनते हैं कि 70 साल के लिए इन्होंने राज किया, और 70 साल में से क्या इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं रही। आप पिछले 2014 से लेकर आज तक देखिए, और जिस वक्त इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया उसके बाद के आप हालात देखिए। आप सिंगल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए जिसको इन्होंने कंप्लीट करके लोगों को डिलीवर किया है। कोई एजुकेशन सेक्टर को लेकर अगर कुछ डिलीवर किया है, या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई बड़ी स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत लोगों को रोजगार मिल सके। हाँ, अलबत्ता एक काम जरूर किया है इन्होंने, करप्शन जो है जो पीक पे बिल्कुल लाई। अगर करप्शन ना होती तो हमारे पीएसआई के जो रिजल्ट्स निकले थे वो रिक्रूटमेंट वो कभी भी कैंसिल नहीं होती। वो भली भांति पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसी के साथ साथ में जेई के थे, जूनियर असिस्टेंट के लिस्ट निकली थी, उसे भी उन्होंने कैंसिल किया। फाइनेंस वाले। अब मुझे बताइए सर कि ये जो बच्चे थे जो एलिजिबल थे, अब जो नेक्स्ट एग्जाम तो वो देंगे, अगर वो ओवर एज हो जाते हैं उनमें से कुछ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार रिस्पॉन्सिबल। इनको बाकायदा छानबीन करनी चाहिए थी, इनको देखना चाहिए था कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हीं लोगों को इनको उन्हीं पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हीं कैंडिडेट्स पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिन कैंडिडेट्स ने अपनी मेहनत मशक्कत करके, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, एग्जाम्स की तैयारी करके, अपने आप को फिजिकल फिट करके जिस वक्त लाया उन्होंने फाइनल रिजल्ट में, और उनको बिल्कुल ऐसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंक दिया, इसी तरह से फेंक दिया। देखिए, आप विपक्ष में हैं, आपको इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाना चाहिए, लेकिन आपको सत्ता का हैंगओवर ही नहीं गया आपको। सर, सत्ता की हैंगओवर की बात ही नहीं है। किस वक्त पे हम लोगों ने, किस टाइम पे जो जनता के जितने भी मुद्दे हैं उसको लेके जितना प्रोडक्ट्स मुझे लगता है कि पीडीपी ने किया, इतना शायद ही प्रोडक्ट्स किसी और पार्टी ने किया होगा। आए अभी पिछले कई दिनों के अंदर भी पीडीपी ने प्रोडक्ट्स किया था इस पे। आप कैसे कह सकते हैं कि जो लोगों के मसले मसाइल हैं उस पर पीडीपी चुप है? सिर्फ वाहिद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी पार्टी है, और महबूबा जी ऐसे लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों की आवाज़ बन के बोल रही हैं। बाकी लीडर्स बताइए ना मुझे कौन बात कर रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके? सब लोग अपने घरों के अंदर चुप करके बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे होंगे कि उनकी कुछ खुसूसन तौर से मजबूरियां होंगी जी। बट हमारी पार्टी के अंदर कोई अगर एक सिंगल दाग भी है तो आप बताइए कहां तक नहीं किया गया। उनकी वालिदा को ईडी के संबंध भेजेंगे, उनको ईडी के संबंध भेजेंगे, बट एंड ऑफ द डे निकला गया जी। एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं मुफ्ती सैयद, ये पूछा जाता है कि उनका जो मकबरा बना है वो किन पैसों से बना है। आप क्या अपेक्षा रखते हैं इस सरकार से जी? ये सरकार ये बिल्कुल गूंगी और बहरी सरकार है, ये बिल्कुल सुनने वाली नहीं है, ये बिल्कुल लोगों के हक में नहीं है। मैं कहता हूं कि आप मुझे एक सिंगल प्रोजेक्ट आप बता दीजिए कि जो इन्होंने डिलीवर किया होगा। इसी के साथ साथ में मैं एक और चीज़ इसमें बताऊंगा आपको। अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे घर के साथ में एक टाटा कंसल्टेंसी का चिनाब कॉलेज की बिल्डिंग है, उसके अंदर टाटा कंसल्टेंसी ने उन्हें रेंट पे लिया हुआ है। बाकायदा मैं देखता हूँ कि 5 स्टेट्स के लोग, जिनको मैंने खुद देखा वहाँ पे 1 महीने तक एग्ज़ाम देने के लिए आते रहे। वो कौन से एग्ज़ाम है जो वहाँ पे देने के लिए आ रहे हैं? जो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो यहाँ का नौजवान है, यहाँ का शहरी है, वो नहीं दे सकता। आप यूपी का बच्चा वहाँ देखेंगे, ये बिहार का बच्चा आप वहाँ देखेंगे, राजस्थान का बच्चा आप वहाँ देखेंगे, हरियाणा के बच्चे आप वहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बेंगलुरु नहीं जाते हैं, जम्मू कश्मीर हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते सर। पहले अपने घर को तो देखिए जी। पहले अपने घर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में आप 2nd नंबर आ रहे हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं कि बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं?
आपने पिछले 4 साल के अंदर कौन सा जम्मू कश्मीर को ठीक कर दिया? यहाँ से मिलिटेंसी खत्म हो गई, हालात ठीक हो गए, आपने स्कॉलर्स को बंद कर दिया, इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनको बंद कर दिया, 10,000 से ज्यादा लोगों को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया, आपने पॉलिटिकल लीडर्स को अंदर बंद कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि हालात बिल्कुल प्रवेश ठीक साहब, है? आप मुझे ये बताइए, पहले जो अलगाववादियों का कैलेंडर चला करता था कि सोमवार से लेकर रविवार तक या सोमवार से लेकर फ्राइडे तक दुकानें बंद रहीं, वो कैलेंडर बंद हुआ। जो सिक्योरिटी पे इतना करोड़ों रुपया खर्च होता था अलगाववादियों की, वो बंद हुआ। पत्थरबाजी बंद हुई। आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सर, जिस कैलेंडर की आप बात कर रहे जी। हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वहां पे दुकानें कैसे खुलवाई जा रही थी। पुलिस के एसएचओज लोगों को धमका रहे थे कि आपके खिलाफ पर्चा लगा दिया जाएगा, आपके खिलाफ फाइन लगा दिए जाएंगे अगर आपने दुकानें बंद कर दी। आज तो कोई कॉल नहीं दे रहा उनको, फिर भी कश्मीर की दुकानें बंद रहती हैं। जी। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, जो ये मसला बना था इनका फ्रूट ग्रोवर्स का, उनका मसला देख लीजिए आप। उनको तो आज कोई नहीं ना कह रहा कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, आप लोगों को आवाज़ उठाइए। कोई मीडिया वाला जाके आवाज़ तो उठाए उनकी। वो महबूबा जी वाहिद गई हैं वहाँ पे, फिर जाके थोड़ा बहुत हलचल हुआ तो वहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं। ये सर इकोनॉमिकली SSP को भी ट्रांसफर करवा दिया इकोनॉमिकली नहीं, हमने नहीं करवाया, हमने सिर्फ आवाज़ उठाई है। हम नहीं कहते कि हमने उठाया, जी। हम कहते हैं कि हमने आवाज़ उठाई जो लोगों को परेशानियां थी। 7-7 दिन तक गाड़ियां खड़ी रहती है। 7 दिन के बाद जब दिल्ली या जयपुर मंडी के अंदर जिस वक्त माल पहुंचता है, वो माल खराब हो गया होता है। तो ये डेलिबरेटली एक बड़ी कम्युनिटी को इकोनॉमिकली वीक करने की ये साजिश है कि किस तरह से एक कम्युनिटी को वीक किया जाए। मेंटली आप पहले ही टॉर्चर कर चुके हैं, मेंटली मेंटली क्योस एक पैदा कर चुके हैं। अब सेकंड स्टेप था इनका कि इकोनॉमिकली कैसे वीक किया जाए, तो ये उस पर काम हो रहा है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थी, आपको क्या लगता है? कि बिल्कुल सोची कॉन्स्पिरेसी समझी थी, साजिश बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। अगर अमरनाथ यात्रा के लिए अगर पीसफुली अगर पूरे का पूरा रोड क्लियर हो सकता है, तो ये जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उनके लिए, ट्रक्स के लिए क्यों नहीं क्लियर किया जा सकता? तब तो कश्मीर का कश्मीरी जो था वो हमने खुद देखा है कि वो रोड से इस पार तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? वो कहीं और से आया था, जी। वो कहीं और का शहरी था। वो तो शहरी यहीं का है ना, जम्मू कश्मीर का ही है ना। तो जम्मू कश्मीर के शहरी अपने घर से, अपनी दुकान से दूसरी तरफ पार नहीं जा सकता। तो अगर उस टाइम पे क्लियर हो सकता है तो इस टाइम पे क्यों नहीं? जिस वक्त पीक सीजन चल रहा है फ्रूट्स का, इस टाइम पे क्यों नहीं? लोगों ने पैसा उठाया है, किसी ने आरती से पैसा उठाया है, किसी ने बैंक से लोन उठाया है, किसी ने किसी से इंटरेस्ट पे पैसा उठाया है। वो कैसे आप उनको, उनके जो बर्डन है उनके सर पे, वो कैसे उतारेंगे आप? प्रवेश साहब, कुछ चीज़ें अखरती हैं, शायद सरकार को भी वो चीज़ें अखरी होंगी जब ये कहा जाए कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, जो 370 को हाथ लगाएगा जल जाएगा। ये चीज़ें अखरती हैं, फिर वो दिमाग में रहती हैं। सर, लोगों के दिमाग में के अंदर वो भी चीज़ें रहती हैं कि जिस वक्त पे आपने इंटरनेट फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई, जिस पे कश्मीर के अंदर पूरा जेल के अंदर तब्दील कर दिया गया, लैंडलाइन फ़ोन्स बंद कर दिए गए, वो भी चीज़ें लोगों के जहन के अंदर रहती हैं। जी। तो लोगों को वो चीज़ें भूली नहीं है कि जिस वक्त दिल्ली से कुछ स्टूडेंट्स थे, हम जम्मू के अंदर रहने वाले हैं, हमें फ़ोन करते कहते यार हमारे वालिदैन का पता तो कीजिए, क्या वो जिंदा हैं कि मर गए हैं, जी। क्या हो रहा है वहाँ के अंदर। तो अलग अलग स्टोरीज जो है वो निकल के बाहर आ रही थी। आपने तो जिंदा लोगों को एक जिंदा लाश की तरह बना के रख दिया। आप लोगों ने तो जेल के अंदर कन्वर्ट कर दिया पूरे कश्मीर को। आज 10 लाख से ज़्यादा फोर्स कश्मीर के अंदर है, 10 लाख से ज़्यादा। और मिलिटेंट का आंकड़ा बताते हैं 127 का। 127 लोगों को कंट्रोल करने के लिए आपको 10 लाख फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी आज। जी। ये बताइए, यहाँ तो कोई 10,000 हो, 5,000 हो, कोई एक बड़ा नंबर हो, 127 तो कुछ भी नहीं है। तो फिर फोर्स क्यों है? शहरों के अंदर फोर्स क्यों है? बंकर्स क्यों बनाए जा रहे हैं? ये सब सवाल तो उठते हैं ना। जी। लोग ये भी नहीं बोलते। देखिए, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टेटमेंट्स आती हैं, उससे वो लोग, वो ताकतें इंस्पायर होती हैं, इंस्टिगेट होती हैं, जो अलगाववाद की सोच रखती हैं। जैसे आपने कहा कि इतनी ज़्यादा फोर्स लगा दी है, बंकर से आपको क्या एतराज़ है? किससे? बंकर से अगर लगे सर, हम जम्मू के अंदर रहते जी। हैं, आप कश्मीर के अंदर भी एक, आप मीडिया पर्सन है, आप मैं इंडिपेंडेंट जाता जा रहता सकते हूँ, हैं, जाता आप रहता जा हूँ। सकते हैं। जी। पहले मैं भी आपकी तरह ही सोचता था, बट जब डीपली रूटेड में जाने लगा, जब देखने लगा लोगों के हालात, तो फिर हमें मालूम हुआ कि एक्चुअल में पोजीशन है क्या। पोजीशन इज समथिंग डिफरेंट, और चैनल्स के ऊपर कुछ और बताया जाता है। आज आप बताइए ना, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको पकड़ के जेल के अंदर क्यों बंद कर दिया गया? जो वो कोई कौन सा देश गलत है? विरोधी प्रचार कर रहे होंगे सर, आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, हम बातचीत ही कर रहे हैं ना दोनों। जी। जी। एज एन पॉलिटिशियन मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। जी। अगर मैं कोई आवाज़ लोगों के हक की उठाऊंगा तो मैं देशद्रोही हूँ, या मुझे कोई सर्टिफिकेट देगा कि मैं देशद्रोही हूँ या देशभक्त हूँ?
ये बताइए मुझे आप। जी जी कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता। जो इनके रंग में रंग जाएगा, इनकी वॉशिंग मशीन के थ्रू जाएगा, वो देशभक्त हो गया। जो इनके खिलाफ खड़ा होगा वो देशद्रोही हो गया। यही नैरेटिव ये बिल्टअप करना चाहते हैं और यही सच्चाई है। लेकिन आपकी पार्टी स्कैटर्ड क्यों गई, बिखर कैसे गई, पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई? सर पार्टी के लीडर्स मैं ज़रूर चाहूँगा कि गए होंगे, अगर अपने पर्सनल मुफाद के लिए गए होंगे, कुछ लोग इक़्तिदार के लिए गए होंगे, तो आज वो लोग कहाँ पे हैं? कहीं पे नाम भी आया, कोई स्टेटमेंट भी देखी उन लोगों की, कोई एक पब्लिक प्रोग्राम भी करते हुए देखा उन लोगों को? जी आप बताइए ना मुझे, आज है कहाँ पे? आज कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। जम्मू कश्मीर को तो हमेशा बना के रखा है एज एन एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री बना के रखा, और एक्सपेरिमेंट करते जाओ इस पे। जी। पहला एक्सपेरिमेंट कर दिया शाह फैसल पे, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर दिया अल्ताफ बुखारी बैन पार्टी पे, पीपल्स तो कॉन्फ्रेंस। तीसरा कर दिया पीपल कॉन्फ्रेंस पे, वो भी फेल हो गया। फिर लास्ट में इनको लगा कि अब क्या किया जाए जम्मू के अंदर और चिनाब वैली के अंदर, चलो जी आज़ाद साहब को उतार दो। हुक्म का इक्का इनके पास वही बचा था। जी। उन्होंने भी आगे ना देखा पीछे नहीं देखी, वो भी इनकी बातों में आके तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों की बर्बादी करने के लिए आ गए। जी फिर उसके बाद में इनके पास पीर पंचाल का एरिया बचा। इन्होंने कहा उस एरिया को कैसे डिवाइड किया जाए। उस एरिया के अंदर सीधा डिवीज़न कर दी, पहाड़ी और गुजरों के बीच में डिवीज़न। वो आपके सामने ही है। बट जिस वक्त इलेक्शंस आएंगे, मुझे बताइए ना इलेक्शंस के लिए क्यों डिले किया जा रहा है ये पिछले 4 साल से? अगर 4 साल से सर हालात ठीक हैं तो इलेक्शंस करवाने चाहिए ना। क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शंस? कौन सी ताकतें हैं जो इनको रोक रही हैं कि आप इलेक्शंस मत करवाइए? जी। ये बताइए आप। एक तरफ पार्लियामेंट में ये बोलते हैं कि सुधार हो रहा है और दूसरी तरफ इलेक्शन की बात करें तो भी सर एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने बोला था कि हम स्टेटहुड भी देंगे। वो आज भी कमिटमेंट की है उन्होंने। सर कमिटमेंट में और इम्प्लीमेंट में फ़र्क होता है। जी इम्प्लीमेंट करें ना, क्यों नहीं कर रहे? जी कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को, आज मुझे बताइए सेक्रेटरीट के अंदर कितने लोग जा रहे हैं? हमें नहीं मालूम कि किस तरह से बाबूगिरी धांधली चल रही है। हमें नहीं पता कि कौन से ठेकेदार आ रहे हैं बाहर से, बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं। हमें नहीं पता कि माइनिंग का ठेका किसके पास है। हमें नहीं पता कि एक्साइज पॉलिसी क्यों ख़त्म की गई। यहाँ जम्मू के जो लोकल व्यापारी था उसे तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमें नहीं पता कि ये जो हमारा ये चलता था सेक्रेटरीट मूव होता था। आज जम्मू के व्यापारी दुकानदारों से आप पूछ के देखिए कि वो क्या कहता है। आप लोगों ने टोटली डिवाइड करना था लोगों को, रीजन के नाम से और रिलीजन के नाम से आप लोगों ने डिवाइड किया लोगों को। जी। और ये लोग कामयाब रहे। और लोग हमारे, ऐसी बात नहीं है, जनता जनार्दन है, समझदार है, अक्लमंद है, ये सब चीज़ों को देख रही है कि हमारे जो जम्मू का लोकल डोगरा है या कश्मीर का कश्मीरी है या गुज्जर है, पहाड़ी है, बुद्धिस्ट है, जैनी है, इसको किस कदर से नुकसान हुआ है। आने वाले वक्त में ये जो वक्त अभी चल रहा है, आप देखिए अभी रिसेंटली इन्होंने कहा था कि 25 लाख वोटर हम बाहर से लाएंगे। भाई 25 लाख वोटर आपने बाहर से लाना तो आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? जम्मू कश्मीर का लोकल आदमी अपना लोकल नुमाइंदा नहीं चुन सकता, तो आप इलेक्शन किस लिए करवा रहे हैं? जी। आप बाहर से वहीं से रिजल्ट निकाल दीजिए ना, यहाँ से रिजल्ट क्यों निकालते हैं? आज आके जम्मू कश्मीर का फैसला जो है, यहाँ के लोकल लीडर का, लोकल सिटीजन का, लोकल नौजवान का फैसला केरला से आके आदमी करेगा, आज मध्य प्रदेश से करेगा आदमी आके। जी। आज कौन करेगा यहाँ से आके? जी। प्रवेश, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। ये 5 अगस्त 2019 के बाद जो डीडीसी इलेक्शन हुए थे उसमें काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट जो है बीजेपी के हक में रहे। सर फेवरेबल रहे ज़रूर, शायद वो बुखार अभी उतरा ना होगा उस टाइम पे रिसेंटली जी। और वहाँ से आपने देखा होगा। आप मुझे बताइए कि चिनाब वैली से और कश्मीर रीजन से और पीर पंजाब रीजन से कितनी सीटें निकाली बीजेपी ने? जी। ज़रा वो भी नंबर बताइएगा हमें। जी। जी। आपके पास तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बाहर निकलने की क्षमता तो रखते नहीं है बीजेपी वाले। बाकी लोगों को डिवीज़न में ज़रूर इन्होंने लोगों को उलझा के रखा हुआ है। जी। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि रैली भी सफल रहे आपकी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।